हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएमई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों पर चर्चा की थी। वर्णों के अंतर्गत हमने देखा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की परिभाषा क्या होती है और वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो इन सब के अंतर्गत हमने देखा था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर के अंतर्गत कुल 3 भेद होते हैं, ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों की जो संख्या मानी गई है वो हिंदी वर्णमाला में 4 माने गए हैं। वो 4 ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो ये अ, ई, उ और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों को ही क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक और दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? तो वो 7 मानी गई है। तो यानी कह सकते हैं जो दीर्घ स्वर होते हैं वो आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक कहा जाता है। और ये जो 4 शब्द वर्ण है, ये चारों वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो संयुक्त स्वर बनते हैं ये किसकी सहायता से बनते हैं? तो थोड़ा सा इसको हम भी देख लें। क्या है? जो ए बना है ये किसकी सहायता से बना है? ये जो बना है ए, ये आपका अधम ई से मिलकर बना है। अ और ई नामक 2 स्वर वर्णों की सहायता से ए का निर्माण हुआ है। फिर आपका जो अ बनता है वो अधम ए से मिलके बनता है, ये अ। फिर आपका ओ बचा और औ। ये कैसे बनता है? कि ये बनता है आपका अधम उ और ये बनता है अधम ओ। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत संयुक्त स्वरों की संख्या 4 मानी गई है। इसी तरीके से हम लोग व्यंजन की बात कर रहे थे। व्यंजन कितने माने गए? व्यंजन मूलतः जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 मानी गई है। वो 33 संख्या कौन कौन सी है? तो थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लें। ये व्यंजन है। अच्छा, ये कि थोड़ा सा और देख लें जो कल हम नहीं देख पाए थे। जैसे व्यंजन की परिभाषा देनी हो तो व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये क है, ये जो क है ये कैसा व्यंजन है? ये स्वर सहित व्यंजन है। अगर इसको बिना स्वर की सहायता से लिखना हो, शुद्ध व्यंजन लिखना हो, तो वो कैसे लिखा जाएगा? उसको हलंत के साथ लिखा जाएगा। ये क। अब ये जो क है ये क्या है? कि शुद्ध व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन जो लिखा जाता है वो इसी तरीके से लिखा जाए। यानी कि अगर हमें कहना हो कि शुद्ध व्यंजन कैसे लिखा जाएगा, तो जैसे क हो गया, ये ख हो गया, ये ग हो गया, ये घ हो गया, इस तरीके से, यानी हलंत के साथ। अगर हम हलंत के साथ लिखते हैं तो ये क्या है? शुद्ध व्यंजन है। अगर हलंत हम नहीं लगाते, हलंत मिटा देते हैं, तो जैसे ये क है, ये ख है, ये ग है, तो इसके साथ क्या है कि इसके साथ में स्वर जुड़ा हुआ है, स्वर छुपा हुआ है। कैसे? जैसे देख सकते हैं आप,
क धन अ। अगर आप क वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जैसे बोलते हैं आप क, तो आपको खुद समझ में आता है कि हाँ पीछे अ जैसा उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए क धन अ, ख धन अ, इसके साथ अ जुड़ा है, ग धन अ। यानी ये जो है ये क्या है, स्वर सहित व्यंजन माना जाएगा ये, और ये भी, ये भी। और शुद्ध व्यंजन क्या है, शुद्ध व्यंजन ये है जो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं या बोला जाता है, और हमेशा स्वर जो होता है वो व्यंजन के पीछे लगा होता है। व्यंजन के पीछे का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये क है, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क य, यानी इस तरीके से बनता है। तो ये, तो व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई, व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है। वो जो 33 मानी गई है वो किस प्रकार से, यहाँ देख लेते हैं। ये जो व्यंजन है 33, ये जो 33 है, तो इसके अंतर्गत कल हम लोग देखे थे कि 3 भागों में विभाजित किया गया था मेनली। वैसे तो एक को और जोड़ दिया जाता है संयुक्त व्यंजन को भी, लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन को हटा दिया जाए तो जो व्यंजनों की संख्या मानी गई है वो 33 ही है। तो 33 के अंतर्गत आता है, पहला हो जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं या वर्गाक्षर भी कहते हैं। ये क से शुरू होकर म पे खत्म हो जाता है। संस्कृत की भाषा एक वाक्य का दियो मावसान स्पर्श है, यानी क से आरंभ होकर जो म पे अवसान हो जाए या समाप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्गों में विभक्त होते हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ और अंगा। इसी प्रकार से च वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं, ट वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं, और प वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं। तो ये कुल मिलाकर कितने हुए, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण हुए, 25 इधर हो गए। फिर अंतस्थ, अंतस्थ में बताए थे हम आपको कि यहाँ पर 4 व्यंजन आते हैं, य र ल और व। इन्हीं को क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की भी जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है, वो भी 4 मानी गई है, 4 ये 4 ये। यही जो मेन, यही जो संख्या है यही मेन व्यंजन है। कुल मिला के ये 33 हुए। और संयुक्त व्यंजन के बारे में बताए थे हम, 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। कौन कौन से, छ त्र ज्ञ और स्र। अब जैसे वहां पे एक सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए ये संयुक्त जो व्यंजन है, ये मान लीजिए संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन में जो छ है ये क और स मूर्धन्य स की सहायता से बनता है। ठीक, अब यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में क के बाद कौन सा अक्षर आता है। तो क के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो वहाँ पे कई अक्षर दिए रहते हैं, तो यह कौन सा वर्ण आता है, तो क के बाद यही स आता है, मूर्धन्य स। ठीक, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क के बाद वर्णमाला में जो अक्षर आता है वो मूर्धन्य स ही आता है। ठीक, उसके बाद आपका ये फिर त्र, ये त और र से मिलके बना है, ज्ञ ज और ञ से मिलके बना है, स्र स र से मिलके बना है।
तो यानी यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। और कल हम लोग चर्चा किए थे तो इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा हुई थी, थोड़ा सा हम उसको विस्तार में बता दिए हैं। और अब जो बचता है वो क्या बच रहा है, अयोगवाह और उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। अयोगवाह और उत्क्षिप्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। अयोगवाह का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अयोगवाह जो होता है अर्थात जिसका योग ना होने पर भी साथ साथ रहे। अर्थात अयोगवाह जो होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, परंतु वो हमेशा साथ में रहते हैं। और जो अयोगवाह हैं वो हमेशा स्वर के बाद आते हैं, और व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा स्वरों के पहले आता है। तो इसलिए क्या है कि अयोगवाह ध्वनियाँ जो होती हैं ना तो स्वर होती हैं ना ही व्यंजन होती हैं। और अयोगवाह ध्वनियाँ कितनी मानी गई, तो अयोगवाह ध्वनियाँ जो थी वो 2 मानी गई है, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये जो अनुस्वार होता है, ये जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार के अंतर्गत क्या होता है, ये मान लीजिए अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, नासिका से होता है, और ये अनुस्वार का चिन्ह है, और ये विसर्ग है। विसर्ग का प्रयोग जो होता है वो मूलतः संस्कृत में होता है, और हिंदी में भी कुछ शब्दों में उसका संस्कृत की तरह व्यवहार होता है, जैसे अतः, संभवतः है, ये सब क्या है, ये विसर्ग की सहायता से बनने वाले शब्द हैं। और अनुस्वार के साथ साथ क्या भी होता है, अनुनासिक एक होता है, अनुस्वार अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक की संख्या 5 मानी गई है। 5 कौन कौन से, अंगा, इञ, ण, न और म, ये अनुनासिक है। और इन्हीं के ऊपर जो है अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ आपको बताए थे कल कि उत्क्षिप्त ध्वनियाँ 2 हैं। उत्क्षिप्त ध्वनियों को ही क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारी वर्णमाला थी, वर्णमाला के अंतर्गत कुल 52 वर्ण थे, और 52 वर्णों में 11 स्वर थे और 33 व्यंजन थे, 2 उत्क्षिप्त ध्वनियाँ थीं, 2 अयोगवाह थे और 4 संयुक्त व्यंजन थे। इस तरीके से पूरी वर्णमाला कंप्लीट हुई थी।